Hello dear student, so welcome to my channel Academy Vela. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो वीडियो है उसमें हम क्लास 11th की इंग्लिश की जो बुक है बिहार बोर्ड की उसके चैप्टर 6 जिसका नाम है आई पास द दिल्ली टेस्ट इसको पढ़ेंगे और इस चैप्टर के बारे में हम जानेंगे, पूरी डीपली स्टडी करेंगे इसको, ठीक है। तो बिना देरी किए मैं इसको चैप्टर को शुरू करता हूँ क्योंकि ये जो चैप्टर है ये कुछ खास बड़ा नहीं है और हम चाहें तो इसे एक वीडियो में ख़त्म कर सकते हैं। तो जैसा कि ये चैप्टर जो है ना टेस्ट यानी कि टेस्ट आप ज़रूर जानते होंगे क्रिकेट मैच के बारे में, तो ये उसी टेस्ट मैच की बात की जा रही है और इस चैप्टर का नाम है मतलब समझने के लिए कि हाँ जो ये लेखक है उसने अपना दिल्ली का जो टेस्ट मैच था उसको पास कर लिया है। तो जो ये चैप्टर है वो किसने लिखा है, वो है SM गावस्कर यानी कि सुनील गावस्कर का नाम आपने सुना होगा। टीचर ये जो आपके क्रिकेट फैमिली में बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज़ रहे हैं और अभी भी हैं। तो सुनील मनोहर गावस्कर है ना, इनका जन्म जो है 10 जुलाई 1949 में हुआ है और इनके बारे में बोला जा रहा है कि द लेजेंडरी इंडियन ओपनिंग बैट्समैन इज़ ऑल्सो अ रिनोन्ड TV कमेंटेटर एंड प्रोलिफिक राइटर। तो इनके बारे में बोला जा रहा है ये बहुत ही लेजेंड इंडियन ओपनिंग बैट्समैन रह चुके हैं और जाहिर है ये भी एक TV कमेंटेटर भी रह चुके हैं। साथ ही साथ इनको लिखने का भी शौक़ था, तो ये बहुप्रजनक यानी कि बहुत फलदायक वाले लेखक भी रह चुके हैं। In addition to numerous write-ups in leading journals, he has authored 3 best-selling books, Sunny Days, Idols and Runs and Dreams। तो इनका जो कहा जा रहा है कि बहुत सारी कहानियाँ लिखने के अलावा इन्होंने जो जर्नल्स लिखे हैं और साथ ही साथ उन्होंने 2-3 बुक भी लिखी है जिसका नाम है सनी डेज, आइडल्स एंड रन एंड ड्रीम्स। आगे पढ़ते हैं, कह रहा है कि बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई बॉम्बे वेयर ही अटेंडेड सेंट जेवियर्स हाई स्कूल एंड कॉलेज, द लिटिल मास्टर इज द फर्स्ट बैट्समैन इन टेस्ट क्रिकेट टू हैव सरपास्ड डॉन ब्रैडमैन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 29 टेस्ट सेंचुरीज। तो कहा जा रहा है इसमें कि जो ये हमारे सुनील गावस्कर थे इन्होंने अपनी जो शिक्षा है मुंबई से, जिसका पहला नाम बॉम्बे था, वहाँ के सेंट जेवियर से हाई स्कूल पास किया और फिर कॉलेजिंग की और इनका नाम लिटिल मास्टर है। और लिटिल मास्टर को हम बोल रहे हैं कि जो लिटिल मास्टर थे ना, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में बहुत ही उपलब्धियाँ हासिल की जिसमें इन्होंने कहा है कि मतलब ये जो थे फर्स्ट बैट्समैन थे टेस्ट क्रिकेट में जिन्होंने डॉन ब्रैडमैन्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था, जो कि एक रिकॉर्ड था 29 टेस्ट सेंचुरीज। टेस्ट मैच में 29 शतक लगाना ये डॉन ब्रैडमैन्स का था, उन्होंने ये तोड़ दिया था। किसने? सुनील गावस्कर ने। बाय द टाइम ही रिटायर्ड फ्रॉम द टेस्ट क्रिकेट ही हैड मेड 34 टेस्ट सेंचुरीज इन 125 टेस्ट मैचेज। 125 टेस्ट मैचेस खेले थे इन्होंने और जब वो उन्होंने रिटायर किए और उसमें से 125 में से उन्होंने 34 टेस्ट सेंचुरीज लगाई थी, सेटिंग अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड। और एक तरीके से ये न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड था। Though this record has been broken by another legendary Indian batsman Sachin Tendulkar, but the fact remains that most of Gavaskar's 100 were scored as an opener। तो कहा जा रहा है यद्यपि कि ये जो रिकॉर्ड था जो सुनील गावस्कर ने बनाया था उसको तोड़ा गया भाई सचिन तेंदुलकर जो कि इंडियन बैट्समैन ही थे, लेकिन फैक्ट है जो कि सच्चाई है वो ये है कि गावस्कर के जो 100 थे ना वो एक एज अ ओपनर के तौर पे बने थे और सचिन जो थे हर केस में आपके ओपनर नहीं थे, राइट। फिर कहा जा रहा है फेसिंग ऑल द फ्यूरी ऑफ द न्यू बॉल ए फीट नॉट अचीव बाय एनीवन इन टेस्ट क्रिकेट स्टिल डेट। मतलब आज तक की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है कि उनकी तरह कोई ऐसा बैट्समैन हो जो कि बिल्कुल नए बॉल से नहीं डरता हो। होता है ना, फ्यूरी मतलब डर है, तो नई बॉल से ना डरने वाला और अपना जो अपना जो एक तरीके से लक्ष्य है, कमाल का जो परफॉर्मेंस था उसको अचीव करने के लिए कोई भी टेस्ट क्रिकेट में ऐसा नहीं किया होगा, ठीक है। इन द प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट taken from Runs and Dreams, Gavaskar recounts his experiences when he was going through a lean patch of his career and how people and himself had lost faith in his ability। कहा जा रहा है कि ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है वो रन एंड ड्रीम्स उनके ही लिखी हुई किताब से लिया गया है और गावस्कर ने इसमें एक्सपीरियंसेस के बारे में बताए हैं जब वो ही वॉज गोइंग थ्रू अ लीन पैच। लीन पैच का मतलब होता है पुअर परफॉर्मेंस,
है ना, पीरियड ऑफ फेल्योर। तो जब उनके साथ एक पीरियड ऑफ फेल्योर चल रहा था, यानी कि उनका समय अच्छा नहीं चल रहा था, उस दौरान के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को उन्होंने साझा किया है अपने करियर का। और एंड ही हिमसेल्फ हैड लॉस्ट फेथ इन हिज एबिलिटी, मतलब उस समय उन्होंने भी अपनी क्षमता पर विश्वास करना भूल गए थे वो उस समय। The extract is a wonderful example of how failure can be the pillars of success provided one has the determination to do so. जो ये एक्सट्रैक्ट है ना, जो ये कहानी में से निकाला हुआ भाग है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो वो एक तरीके से एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करता है वैसे लोगों के लिए कि कैसे जो फेल्योर है ना, जो आप बहुत ज़्यादा परेशानी झेलते हो फेल्योर की वजह से, तो फेल्योर का वो कहते हैं, फेल्योर को ये कहते हैं सुनील गावस्कर, उसको एक तरीके से आपकी आने वाली फ्यूचर की सीढ़ी की तरह मानते हैं। क्यों? कि ये जो फेल्योर है ना, इट कैन बी द पिलर ऑफ सक्सेस। जो आप सक्सेस अचीव करने वाले हो ना, उसके लिए आपकी जो फेल्योर्स हैं वो एक तरीके से सीढ़ी हैं, आपके लिए पिलर हैं, वो पिलर का काम कर रही है आपके सक्सेस में, है ना। वन हैज़ द डिटर्मिनेशन टू डू सो, अगर उसको ऐसा काम करना है तो डेफिनेटली ऐसा काम करेगा, अपने अचीव करेगा अचीवमेंट्स को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इसको। आई पास द दिल्ली टेस्ट, फर्स्ट पैराग्राफ है, वी हैड अनदर 2 days टू प्रैक्टिस इन दिल्ली बिफोर द सेकेंड टेस्ट बिगिन। दूसरा टेस्ट मैच स्टार्ट होने के पहले हमारे पास 2 दिन थे दिल्ली टेस्ट मैच में। ऑन द ईव ऑफ द टेस्ट माई सेकेंड बुक आइडल्स वॉज रिलीज बाई कपिल देव, द इंडियन स्कीपर विद क्लाइव लियोड एज चीफ गेस्ट। माइकल होल्डिंग एंड जेफ डिजॉन ऑनर्ड द फंक्शन बाय देयर प्रेजेंस। कहा जा रहा है कि टेस्ट मैच के ईव पे, यानी कि शाम के समय, है ना, ये जो बुक थी उन्होंने अभी हमने पढ़ा ना, उन्होंने 3 बुक्स लिखी थी। 3 बुक्स में से एक जो थी जिसका नाम था आइडल्स, उसका रिलीजिंग होना था और उसके लिए जो चीफ गेस्ट थे क्लाइव लियोड थे। फिर माइकल होल्डिंग और जेफ डिजॉन ने जो है ना ऑनर द फंक्शन बाय देयर प्रेजेंस, उनके आने से आगमन पे इन्होंने ऑनर किया उसको। There were plenty of participants around and the atmosphere was very cordial. Cordial का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण। तो वहाँ पे बहुत सारे मीडिया भी आ गए थे, पत्रकार भी आए थे और वातावरण जो था पूरी तरीके से मैत्रीपूर्ण हो चुका था। सेकेंड पैराग्राफ है, Within hours the battle was to be resumed, so we went back to the hotel to rest. यानी कि कुछ ही घंटों में जो ये बैटल था, ये जो मैच था, वो शुरू होने वाला था, इसलिए हम होटल चले गए आराम करने के लिए। देयर वॉज लिटिल ऑफ रेस्ट हाउएवर सिंस माई वाइफ्स फ्रेंड फ्रॉम कॉलेज डेज बिजोया ड्रॉप्ड इन टू सी हर। मतलब कहने का मतलब वो तो आराम करने गए, लेकिन दिक्कत क्या हुई वहाँ पहुँचने के बाद, जो उनकी वाइफ थी, उनकी बहुत पुरानी मित्र जो थी, कॉलेज फ्रेंड, वो जिनका नाम था बिजोया, वो वहाँ पर पहुँची थी उनको मिलने के लिए। किसको? सुनील गावस्कर को और उनकी वाइफ को, ठीक है। As they were meeting each other after 7 or 8 years, they had a lot of news and gossip to exchange. And then during the evening, Bizoya's sister and brother dropped in with their spouses. अब देखो क्या होता है, यही होता है ना, ये एक तरीके से ये अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, आप इस बात पर ध्यान देंगे कि हाँ, ये कहानी की तरह बस सुनते ना जाएं, इसको समझें यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे हमने पहले ही पढ़ा है कि इस एक्सट्रैक्ट में, इस भाग में, इस पूरे चैप्टर में हम ये जानेंगे कि किस तरीके से सुनील गावस्कर के जो बुरे दिन चल रहे थे उस समय कैसे कैसे उनको एक्सपीरियंसेस हुए थे, वो सारी अब शेयर कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे यही लिख रहा है कि जब उनका मन हुआ कि वो अब होटल जाएं और आराम करें, उसी दरमियान क्या हुआ कि जब वो वहाँ पहुँचे तो उनकी वाइफ की जो फ्रेंड थी वो आई हुई थी। साथ ही साथ जैसे कि वो 7-8 साल बाद मिल रही थी एक दूसरे से, तो उनके पास बहुत सारी बातें थी बात करने के लिए, गॉसिप करने के लिए। और उसी दरमियान क्या होता है कि बिजोया की भी जो सिस्टर थी और उसके भाई थे, वो भी अपने पति पत्नी के साथ पहुंच गए, है ना। बिजोया की सिस्टर और उसके भाई, है ना। विद द रिजल्ट दैट देयर वॉज ऑलमोस्ट एन इम्प्रॉम्प्टू पार्टी इन आवर लिटिल रूम। और इसका नतीजा क्या हुआ, इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है अनप्लान्ड। तो इन लोगों के आने की वजह से क्या हुआ, वहाँ पे उसी छोटे से रूम में एक पार्टी का माहौल बन चुका था। अब देखिए, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई मिस द प्रिविलेज ऑफ बीइंग द कैप्टन बिकॉज अ स्कीपर गेट्स अ सूट एंड सो इज एबल टू लुक आफ्टर हिज गेस्ट बेटर। तो कहा जा रहा है कि यह मेरे लिए पहला अवसर था ऐसा कि मैं कप्तान बनने का सौभाग्य से वंचित रह गया था। क्योंकि ऐसा है ना कि जब एक कप्तान रहता है तो कप्तान को रुकने के लिए स्वीट मिलता है, मतलब बड़ा सा हॉल, मतलब 1 फ्लोर का रूम मिलता है,
बहुत सारे रूम्स होते हैं, 2-3 रूम है ना, तो एक स्वीट मिलता है. एंड सो इज़ एबल टू लुक आफ्टर हिज गेस्ट बेटर, और इस तरीके से वो अपने गेस्ट को अच्छे से देखभाल कर सकता है. Most hotels where he stayed and the local cricket association were kind enough to give me a room to myself. तो ये कह रहे हैं अपने बारे में कि मेरे बहुत सारे ऐसे होटल्स थे जो मुझे अच्छे से जानते थे, लोकल क्रिकेट एसोसिएशन थे, उनसे उनकी लिंकिंग थी, मेरी जान पहचान थी, जिस वजह से क्या होता था कि इनफ टू गिव मी ए रूम टू माई सेल्फ. और इससे वजह क्या होता था कि मुझे एक सिंगल रूम तो मिल ही जाता था एटलीस्ट. Though in a home series only the skipper is entitled to one, and if a vice captain is named then he also get a single room. मतलब बोला जा रहा है कि होम सीरीज़ मैच जब चल रहे होते थे ना, तभी कैप्टन को ही बस एक रूम मिलता था, और या फिर अगर वाइस कैप्टन है तो उसके नाम से एक सिंगल रूम मिलेगा, नहीं तो और किसी को नहीं मिलता था, लेकिन इनको तब भी मिल रहा था. थर्ड पैराग्राफ है कि बिजोया एंड हर सिस्टर लेफ्ट अराउंड मिडनाइट with Bizoya warning me that I had better to do well next day, as that was going to be her first day at a test match. तो बिजोया और जिसकी बहनें थी वो चली गई आधी रात को अपने साथ. एक वार्निंग दे के गई बिजोया, उसकी जो वाइफ की दोस्त थी, कि मुझे अगले दिन अच्छा करना है ना, क्योंकि वह उसके लिए टेस्ट मैच का पहला दिन होने वाला है, तो अच्छे से मैच खेलना, ऐसा करके वो बोली. Earlier in the evening, as we had returned from the Idol's release function, I was accosted by some young girls who had asked me to score the fastest century of my career the next day. कहा जा रहा है कि इससे पहले जो शाम में वो लोग रिलीज़ करके आए थे बुक को, आइडल बुक की जो रिलीजिंग करके आए थे उस फंक्शन से, तो उस समय की बात है. ये कह रहे हैं कि आई वॉज accosted मतलब संबोधित करना, मुझे मतलब कुछ यंग गर्ल्स ने संबोधित किया और कहा कि हु हैड आस्क्ड मी टू स्कोर द फास्टेस्ट. मुझे कहा कि आप अपने मैच में, अगले दिन वाले मैच में सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी बनाना अपने करियर की, ठीक है. आई रिमेंबर लाफिंग एट दैट बिकॉज आई वुड हैव बीन हैप्पी टू स्कोर इवन हाफ दैट मच इन द गेम, सो लो वॉज माई कॉन्फिडेंस एट दैट स्टेज. तो अब लेखक अपने बारे में बता रहा है, सुनील गावस्कर अपने बारे में बता रहे हैं कि ऐसी बात सुन के लड़कियों की मुझे याद है कि मैं हंस पड़ा था. ऐसा क्यों? क्योंकि आई वुड हैव बीन हैप्पी, क्योंकि मुझे खुशी होती कि अगर मैं उस मैच में 50+ भी रन बना पाता, है ना. और सो लो वाज माय कॉन्फिडेंस एट दैट स्टेज. और वो बताना चाह रहे हैं, इस चीज़ से ये दर्शाना चाह रहे हैं कि देखिए, आप सोच सकते हो कि मेरा लो लेवल था बहुत, मैं किस लेवल पे था उस समय, अपने आप को कितना नीचे मानता था, ठीक है. फोर्थ पैराग्राफ है कि इट वॉज सर्टेनली नॉट हेल्प बाय द रिसीव कमेंट्स पास्ट earlier in the day by part of the crowd which had come to watch us practice. मतलब it was not certainly, कहने का मतलब है निसंदेह, है ना, निसंदेह. इससे उन लोगों की, जो लोग वो जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे तो उस समय कुछ लोग आए हुए थे, जो भीड़ आई हुई थी, तो ये एक तरीके से उन लोगों की उपहासजनक टिप्पणियों का मतलब कोई इसमें कोई सहायता नहीं कर रहा था. डेरिसिव का मतलब होता है आपका उपहासजनक, यानी मॉकिंग, हंसने वाला, है ना, कमेंट पास करना. तो नॉट हेल्प बाय द रिसीव कमेंट्स पास अर्लियर इन द डे बाय पार्ट ऑफ द क्राउड विच हैड कम टू वॉच अस प्रैक्टिस. मतलब उसका कोई असर नहीं हुआ. जैसे होता है ना, टिप्पणी लोग करते हैं, कमेंट करते हैं, तो उससे हमारे पर कोई असर नहीं हुआ. I even picked up a person from the crowd who had said something nasty and had an exchange of words with him. Nasty का मतलब होता है मतलब अप्रिय, जो कि अच्छा ना लगे, और exchange of words यानी कि बातों को exchange करना, राइट. मतलब बातें करना है ना, आर्गूमेंट हो जाना, बहस हो जाना. तो कह रहा है कि मुझे ये भी याद है कि जो क्राउड आई थी हमें प्रैक्टिस मैच को देखने के लिए, तो उसमें से एक जने के साथ मेरा बोलचाल भी हो गई थी बहुत ज़्यादा, और क्योंकि उसने कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया होगा या फिर अप्रिय बोला है. आई लेफ्ट द नेट्स अर्ली एंड सैट इन द ड्रेसिंग रूम, हैविंग इन्फॉर्म्ड कपिल दैट रेदर देन पिक अप ए फाइट विद द क्राउड इट वुड बी बेटर फॉर मी टू बी इनसाइड. तो कहा जा रहा है कि ऐसे झड़प होने के बाद जो गावस्कर थे वो पहले ही, प्रैक्टिस ख़त्म होने के पहले ही जाके ड्रेसिंग रूम में बैठ गए, और उन्होंने कपिल देव को बता दिया था कि मैं यहाँ रुका तो भाई लड़ाई हो जाएगी इन लोगों के साथ, तो इससे अच्छा है कि मैं अंदर जाके बैठूँ. अपेरेंटली कपिल डिड नॉट लाइक द फैक्ट दैट आई हैड लेफ्ट द नेट्स, दो एट द मोमेंट ही डिड नॉट से एनीथिंग. मतलब ऐसा नहीं है कि उस समय कपिल देव को थोड़ा अच्छा लगा होगा कि तुम जा रहे हो अंदर बैठना, है ना, कि मेरा नेट छोड़ कर जाना उन्हें अच्छा ना लगा था, लेकिन फिर भी उस मोमेंट पे उन्होंने कुछ नहीं बोला मुझे. माई इंटेंशन वॉज क्वाइट सिंपली टू ट्राई एंड कीप कूल एंड बी रिलैक्स एंड गेट अपसेट बाय द टॉन्ट्स ऑफ द क्राउड.
तो मेरा कोई ऐसा धारणाएं नहीं थी कि मैं लोगों की बातों को सुन के लड़ाई करूं। मेरा बस यही इंटेंशन था कि मैं सिंपली अपने आप को कूल एंड बी रिलैक्स्ड, यानी कि शांत कर पाऊँ, और ऐसा ना हो कि मैं लोगों के ताने सुनकर मतलब अपसेट हो जाऊँ, ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए वहाँ से उठ के चला गया। Crowds all over India are basically the same and are particularly adept at kicking a man when he is down. यानी कि ये बोलना चाह रहे हैं, इससे मुझे ये पता चला था कि इंडिया में जितने भी लोग हैं ना, वो सब एक समान हैं, और वे जब कोई आदमी हार रहा होता है ना तो उसे ठोकरे मारने में विशेषकर दक्ष हैं, निपुण हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। 5th पैराग्राफ क्या है? नेक्स्ट मॉर्निंग आई वोक अप अर्लियर देन यूजुअल। अगली सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गया, जितने सुबह मैं उठता हूँ उससे भी पहले उठ गया। एंड सॉ दैट अ फ्यू मैसेजेस हैड बीन शोव्ड अंडर द डोर अलॉन्ग विद द न्यूज़पेपर्स। शोव्ड का मतलब होता है ना, डाल देना। तो लिख रहा है कि अगली मॉर्निंग जब बहुत जल्दी उठ गया, उस समय मैंने देखा कि कुछ मैसेजेस भी जो है ना न्यूज़पेपर के साथ साथ पेपर दरवाजे के नीचे से डाले गए हैं। फिर वहाँ लिखता है कि अ कपल ऑफ मैसेजेस meant a lot, and so when I went to the ground I was feeling relaxed and completely at ease. तो कुछ में से जो कुछ मैसेजेस पढ़े थे मैंने, उससे मेरे मन को शांति मिल रही थी और मैं बहुत रिलैक्स था जब मैं अपने ग्राउंड पे पहुंचा खेलने के लिए। आफ्टर आवर कस्टमरी वार्म अप एक्सरसाइज, a ritual that is absolutely necessary in today's age of almost non-stop international cricket, we went back to our dressing room. तो ये कह रहा है कि हर बार की तरह, है ना, एक तरह से रिचुअल, यानी कि एक धारणा बनी हुई है ना, कि आपको जाना ही है। कहाँ जाना है? आपको जाना है अपने ड्रेसिंग रूम में। कहने का मतलब है कि रिवाजी खेल के पहले की जो आपका वार्म अप होता है ना, वार्म अप एक्सरसाइज होता है ना, उसके हिसाब से नेसेसरी था ये आज के ज़माने में कि ऑलमोस्ट जो नॉन स्टॉप इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं उसके लिए आपको दोबारा ड्रेसिंग रूम में जाना पड़ता था। तो वो गए। द मैनेजर वॉज दिलीप सरदेसाई, अ जोवियल पर्सन, यानी कि बहुत ही प्रसन्नचित्त पर्सन, खुश रहने वाला। तो द मैनेजर जो कि थे दिलीप सरदेसाई, बहुत ही हंस मजाक वाले पर्सन थे, है ना। एंड ही वॉज जोकिंग विथ अस व्हेन कपिल वॉकड इन विद अ ह्यूज ग्रीन सेइंग दैट ही हैड वॉन द टॉस। तो वो उसको मजाक कर रहे थे, तभी कपिल देव जो थे अपने चेहरे पे एक छोटी सी, है ना, ह्यूज ग्रीन, यानी कि सॉरी बड़ी सी स्माइल, ग्रीन का मतलब होता है स्माइल, बड़ी सी स्माइल लिए फेस पे आते हैं और कहते हैं हमने टॉस जीत लिया है एंड दैट वी विल बी बैटिंग, और हम बैटिंग करेंगे। ठीक है। विद दोज वर्ड्स द फैमिलियर टाइटनिंग ऑफ द स्टमक मसल्स टुक प्लेस एंड द फीलिंग दैट अनदर टेस्ट मैच वॉज टू बिगिन कम इन। यानी कि उन शब्दों के साथ जो जानी पहचानी पेट की मांसपेशियाँ है वो कसने लगी। कहने का मतलब होता है ना, अरे अब तो भाई मैच हमें पहले क्या करना है, बैटिंग करना है, तो होता है ना अंदर से शरीर में कुछ हलचल होने लगती है इन द सेंस। तो ये कहना चाह रहे थे मांसपेशियाँ ऐंठने लगी और यह चेतना आई, है ना। क्या आया मतलब, कहने का मतलब है एक फीलिंग आया कि अब अगला जो टेस्ट मैच है वो शुरू होने वाला है। Irrespective of how many years or how many tests one has played, the nervous tension never seems to vanish. मतलब इस चीज़ की ध्यान में ना रखते हुए कि किसी इंसान ने कितना मैच खेला है और कितना खेलेगा, और जो टेंशन होती है ना नर्वसनेस वाली, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, seems to no vanish. ठीक है। Actually it is a good thing because it shows that one cares about one's performance and the tension makes one that much keener. यानी कि देखा जाए तो ये सही भी है, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक इंसान दूसरे की केयर कर रहा है परफॉर्मेंस के बारे में, और इससे वह और अच्छा करता है। उसका कीनर का मतलब हो जाता है तीक्ष्ण, एक्यूट, बहुत तीव्र कर देता है ना। जीतने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, एक तरीके से ये मान सकते हैं आप। 6th पैराग्राफ पढ़ते हैं। क्या है? आई प्लान्ड हाउ आई वॉज गोइंग टू टैकल द बॉलिंग। मैंने ये प्लान कर लिया था, गावस्कर ऐसा बोलते हैं, सोच रहे मन में कि मैंने प्लान कर लिया था कि कैसे जो बॉलिंग कराएंगे वो लोग, उनको कैसे डील करना है। सो व्हेन अंशुमन एंड आई वॉकड आउट टू बैट आई वॉज फीलिंग रिलैक्सड। तो कह रहे हैं कि जब मैं और अंशुमन जो थे ना बैटिंग के लिए उतरे, तो मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा था अपने आप को। द दिल्ली विकेट इज़ नॉर्मली अ ब्यूटीफुल बैटिंग ट्रैक, दो इट हैव सीम्स बॉलिंग इनिशियली बट दिस मॉर्निंग द बॉलर गॉट नो हेल्प। मतलब हाँ ठीक है, दिल्ली प्लेग्राउंड के बारे में मुझे पता था, उस पिच के बारे में पता था कि वो बैटिंग पिच है, वहाँ पे बैटिंग बहुत अच्छी होती है,
लेकिन वहाँ के जो बॉलर्स थे ना उनके लिए भले ही स्टार्टिंग में उनके लिए जो था ना इनिशियली ट्रैक दो इट हेल्प सीम्स बॉलिंग इनिशियली उनको हेल्प किया, बॉलिंग वालों लोगों को थोड़ी हेल्प मिली, बट दिस मॉर्निंग द बॉलर गॉट नो हेल्प। लेकिन इस मैच में उनको नहीं मिली। इन एनी केस द वेस्ट इंडीज़ आर नॉट क्विक इन द एयर टू स्विंग द बॉल, है ना। किसी भी हालत में जो आपके वेस्ट इंडीज़ के गेंदबाज थे ना हवा में उछालने में तेज़ नहीं थे बॉल को। दे डू मेक द बॉल मूव आफ्टर पिचिंग, मतलब वो हवा में वो बॉल को नहीं घुमा सकते थे, आफ्टर पिचिंग बॉल पड़ने के बाद ही घूमती थी उनकी, विच इज़ इवन मोर डिफ़िकल्ट, जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता था। मार्शल्स थर्ड बॉल शो मी ऑफ द मार्क विद अ कपल ऑफ रन्स पास्ट पॉइंट। जो मार्शल जो बॉलर था उसकी बॉल पे, है ना, तीसरी गेंद पर मैं ऑफ द मार्क था और मुझे 2 रन मिल गए, ठीक है। दैट वाज अनदर हर्डल पास, मतलब एक तरीके से एक और मील का पत्थर जो था उसको मैंने क्रॉस कर लिया। हर्डल मतलब परेशानी। नो बैट्समैन लाइक्स टू स्कोर अ डक, और ये भी बात है कि कोई भी इंसान, कोई भी बैट्समैन होता है वो नहीं चाहता है कि 0 पे आउट हो जाए। डक मतलब शून्य, ठीक है। When one scores a run to open one's account, there is a great relief that one is not going to be an utter failure, which is a zero signifies। यानी कि जब एक क्रिकेटमैन बैट्समैन अपना पहला रन बनाता है, अपना खाता खोलता है, तो वो उसके लिए बहुत राहत की सांस होती है कि हाँ भाई अब उसको उतनी बुरी तरीके से मतलब भला बुरा नहीं बोला जाएगा, उसकी बेइज्जती नहीं होगी कि उसने 0 पे आउट हो गया वो। देयर वॉज अ बाउंसर इन द ओवर एंड आई हुक्ड इट, which brought a frown on the bowler's face, followed by a cunning smile। यानी कहा जा रहा है कि उस ओवर में उसने एक बाउंसर भी बॉल मारी, है ना, बाउंसर बॉल किया उसने, लेकिन जिसको उसने हुक कर दिया, सुनील गावस्कर ने हुक कर दिया, यानी कि उसको हिट कर दिया, बॉल को किक कर दिया। विच ब्रॉट अ फ्रॉन, जिसकी वजह से उसके जो भौवें थे वो सिकुड़ गई, किसकी, बॉलर की, और मुझे कनिंग सी स्माइल देने लगा। I smiled back to say, right, today you bounce and I am going to hook। वो इसके रिप्लाई में सुनील गावस्कर ने भी चेहरे पे अपने स्माइल रखी और मतलब बोला कि ठीक है तुम बाउंसर मारो, मैं तुम्हें हर बाउंसर को हिट करूँगा। देखिए आगे क्या होता है, 7th पैराग्राफ। इन द नेक्स्ट ओवर आई गॉट ए क्विकर बाउंसर विच आई टैप्ड rather than hooked for a boundary and I knew then that it was going to be my day। मतलब नेक्स्ट ओवर में मुझे फिर से एक बाउंसर मिला, विच आई टैप्ड, हुक करने के बजाय मैंने बस फ्लिक किया, टैप किया, है ना, फॉर अ बाउंड्री, और इससे मुझे बाउंड्री मिल गई। देन इट वाज गोइंग टू बी माई डे, और इस तरीके से मेरा दिन बन गया उस दिन। एवरी टाइम मार्शल बाउंस्ड आई हुक, जब मार्शल की बॉल बाउंस होती थी मैं उसको मार देता था। देयर वर 2 अलार्म्स, वन फिजिकल एंड द अदर विच ऑलमोस्ट कट शॉर्ट माई टेन्योर। 2 ऐसी मुसीबतें आई, है ना, जब मुझे फिजिकली एक बार थोड़ा सा चोट लग गया, और एंड द अदर विच ऑलमोस्ट कट शॉर्ट माई टेन्योर, मतलब मेरा कार्यकाल, टेन्योर का मतलब कार्यकाल होता है। तो ये कहना चाह रहा है कि एक बार तो ऐसा हुआ कि लगा कि मैं आउट ही हो जाऊंगा, इस पूरी लाइन का मतलब ये है, और एक बार मुझे फिजिकली हर्ट हुआ। अपने बारे में बताते हैं कि व्हेन आई वाज 16 अ बाउंसर केम स्क्रीमिंग एट माई फेस एंड आई मिस्ड माई शॉट, बट लकीली द बॉल ब्रश्ड माई हेड एंड वेंट थ्रू डुजॉन्स ग्लोव। कहा जा रहा है कि जब वो बाउंसर एक बार उनके फेस की तरफ आ रही थी तो मैं अपना शॉट मिस कर दिया, और लकीली ऐसा हुआ कि बॉल जो थी ना वो मेरे हेड को टच करते हुए जो विकेट कीपर डुजॉन थे उसके ग्लोव्स में चली गई। द अंपायर डिड नॉट सिग्नल एनीथिंग, सो रन्स वर एडेड अगेंस्ट माई नेम, दो आई हैड एक्चुअली नॉट निक्ड द बॉल। मैंने बॉल को छुआ तक नहीं था, निक्ड मतलब छूना, और उसके बावजूद अंपायर ने मतलब मेरे रन ऐड हो गए। और ये भी बोला जा रहा है कि जब डुजॉन्स के ग्लोव्स में बॉल चली गई थी तो एम्पायर ने कोई सिग्नल नहीं दिया था, जिस वजह से सो रन्स वेयर एडेड, तो बस मेरे रन्स ऐड हो गए थे, भले ही मैंने हिट नहीं किया, क्योंकि आपको पता होता है कि ये बाई के रन होते हैं। दो आई हैड एक्चुअली नॉट निक द बॉल, मैंने बॉल को छुआ तक नहीं था लेकिन रन मिले मुझे। फिर है कि परहैप्स द एम्पायर वॉज मिसलेड बाई द साउंड ऑफ द बॉल ब्रशिंग माई कैप एंड दो दैट मीन दैट अ चांस वुड बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट माई नेम, आई वॉज नॉट कंप्लेनिंग फॉर आई गॉट सम रन एंड एवरी रन इन टेस्ट काउंट। मतलब हाँ, यद्यपि मैं जो आपके क्या कहते हैं एम्पायर थे उसको ये साउंड नहीं आई होगी बॉल की जब मेरे कैप को टच किया था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने कंप्लेन रखूँ उसके लिए अंपायर के कि यार नहीं रन है मैं इसको अपोज करूँ, ऐसा कुछ नहीं था। आई वॉज नॉट कंप्लेनिंग, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा था, बट फॉर आई गट सम रन, मुझे कुछ रन चाहिए ऐसा करके, एंड एवरी रन इन टेस्ट काउंट्स। लेकिन ऐसा है ना कि टेस्ट में तो हर एक रन के काउंट किया जाता है,
The second alarm came when I hit the ball off the middle, but it went a height where Roger Harper or Joel Gamer could have leaped and caught the ball. मतलब कह रहे हैं अगला प्रॉब्लम कब आया, जब मैंने बॉल को हिट कर दिया और मिडिल साइड में, है ना, बॉल को मिडिल साइड पे हिट कर दिया और ये बहुत हाइट चली गई, तो ऐसा लगा कि रॉजर हार्पर और जोएल गार्नर जो हैं वो बॉल को पकड़ लेंगे. Fortunately, the fielder was not as tall as these two, and so I got 6 runs instead. और भाग्यवश क्या हुआ कि ये जो फील्डर थे वो इतने लंबे नहीं थे इनकी तरह कि वो बॉल को पकड़ पाए, और इस तरीके से मेरा जो रन था वो 6 रन हो गया. 8th paragraph. I was enjoying myself because the ball was coming through nicely and one could play shots without worrying about movements of the wicket. मतलब मैं मज़े से खेल रहा था, मैं इंजॉय कर रहा था, क्योंकि बॉल ऐसी थी ना, बहुत प्यार तरीके से आ रही थी मेरे लिए, एंड कोई भी शॉट्स लगाने में उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी और मुझे विकेट की भी कोई चिंता नहीं हो रही थी. सो देयर वर ड्राइव्स एंड इवन द ऑड स्क्वायर ड्राइव इन दिस इनिंग. यानी कि मेरे जो खेलने के दौरान बहुत सारे ड्राइव्स भी लोग लगा रहे थे जो फील्डर थे, और ऑड स्क्वायर ड्राइव भी थी इस इनिंग में बहुत सारी. आई हैड अ गुड बैट टू. The ball went off like an obedient thing when told to do so. यानी कि बोलना चाह रहे हैं कि मेरे पास एक बैट था, वो मतलब मेरे पास एक अच्छा बैट भी था, क्योंकि इस वजह से क्या हो रहा था कि जो बॉल थी ना मेरे एक आज्ञाकारी वस्तु की तरह, जैसा मैं चाहता था उस तरफ बॉल जा रही थी मारने पे, हिट करने पे. आई हैड नो क्लू दैट आई हैड पास 50. मुझे ये विश्वास से, मतलब मुझे कुछ खबर भी नहीं थी कि 50 रन हो गए थे मेरे, क्योंकि पहले जैसे मैच जो होते थे वो आज के जैसे नहीं होते थे, इतने एडवांस नहीं थे, तो बोर्ड पे देखना होता था अपना रन. बिकॉज देयर वाज सिमिलरली नो अपलॉज, क्योंकि उनको ऐसा था ना कि मैं 50 अभी तक नहीं क्रॉस किया हूँ. क्यों? क्योंकि जो वहाँ के लोग थे वो चिल्ला चिल्लाट नहीं कर रहे थे, है ना, चिल्ला नहीं रहे थे, उनके लिए प्रेज नहीं कर रहे थे, उनको खुश नहीं कर पा रहे थे. आई फाउंड आउट लेटर दैट आई हैड गॉट इट विथ अ शॉट फॉर अ बाउंड्री एंड सो द अपलॉज हैड मिंगल्ड. तो थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि यस, एक बाउंड्री लगाने के बाद जो है लोग मेरे लिए तालियां बजाना शुरू कर दिए थे. आई डोंट लुक एट द स्कोर बोर्ड और द क्लॉक व्हेन आई एम बैटिंग. ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी मैं मैच खेलता हूँ, बैटिंग करता हूँ, तो ना ही मैं स्कोर बोर्ड पर देखता हूँ ना ही क्लॉक पे देखता हूँ. इट सरप्राइज मेनी पीपल बट दैट्स द एब्सोल्यूट ट्रूथ. मतलब ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये शायद से लोगों को अचंभित करेगा, बट यही सच्चाई है कि हाँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं बैटिंग करने वक्त ना ही स्कोर बोर्ड ना ही क्लॉक को देखता हूँ. इट इज़ नॉट सुपरस्टिशन, but because I feel under less tension and I am more relaxed like this than if I was aware I was close to a century. यानी कि कहने का मतलब है कि इट इज़ नॉट सुपरस्टिशन, मतलब मैं ऐसी कोई अवधारणाएं लेके नहीं जी रहा हूँ कि मैं अगर मैच को जीतना चाहता हूँ तो मुझे स्कोर कोड पे नहीं देखना चाहिए, टाइम पे नहीं देखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. बट येस, मैं उस समय बहुत अपने आप को रिलैक्स महसूस करता हूँ कि अगर मैं इन सब चीज़ों को नहीं देख रहा हूँ, और जब तो सेंचुरी के नज़दीक हो तो और नहीं देखता. When one is near a century and knows it, then there is the possibility of being hasty and impatient, losing one's wicket. वही बोल रहा है कि जब इंसान जो है सेंचुरी के बहुत नज़दीक होता है तो हो सकता है उस पर प्रेशर बनता है और वो बहुत इम्पेशेंट हो जाता है, अपनी विकेट खोने के चांसेस बढ़ जाते हैं उसके. आगे है कि आफ्टर ऑल आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट अ सेंचुरी शुड बी जस्ट ए माइलस्टोन इन वंस क्वेस्ट फॉर मोर रन्स. मतलब जाहिर आफ्टर ऑल, मतलब ये देखा जाए तो क्या होता है कि आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट अ सेंचुरी, मतलब मैं हमेशा ये विश्वास करता था कि जो सेंचुरी होती है ना, मतलब आपका शतक जो होता है, कि अधिक रनों की चाहत में शतक केवल एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में ही रह जाता है. 9th पैराग्राफ पढ़ते हैं. Thus, when I flicked the ball from Marshall past mid-on and it went off for a boundary, I was surprised when Dilip Venkateshwar stopped in the middle and said, "Well played," and thrust his hand out. तो बोल रहे हैं कि जब मैंने मार्शल की बॉल को मिड ऑन पे उछाल कर फेंक दिया तो वो बाउंड्री के पार चली गई, एंड मैं सरप्राइज हो गया कि दिलीप वेंगसरकर, है ना, वेंग सरकार जो हैं स्टॉप हो गए, रुक गए मिडिल में और बोले कि वेल प्लेड, और इस तरीके से उन्होंने अपना हाथ ऊपर किया. He must have known by the expression on my face that I did not know my score because he said, "Bloody hell, it's your 29th." यानी कि वो कह रहे हैं कि उनको बिल्कुल ये बात पता चल गई थी, उन्होंने मेरे फेस को देखकर, कि मैं ये नहीं जानता हूँ कि मेरी 50 भी हो गई है ना. तो ब्लडी, उन्होंने ये चीज़ पता चली जब उन्होंने ऐसा बोला कि ब्लडी हेल इट्स योर 29, तुमने तो 29वां शतक मार दिया था. ये 50 की बात तो छोड़ो, उन्होंने इस बार शतक मार दिया था, है ना.
Jeff Duzon and Viv Richards were there to pump my hand, and over there, congratulations. And Clive Lloyd was making his way from the first sleep to offer his hand. और एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि वहाँ पे जो लोग थे, जैसे कि जैफ डूजगन थे, विव रिचर्ड्स थे, उन्होंने हाथ दबाया और मुबारकबाद दी. क्लाइव लॉयड जो थे फर्स्ट स्लीप से हाथ मिलाने आ रहे थे. I just shook my head in wonder because in my mind I thought I was in the 80s. मैंने मतलब होता है ना कि आश्चर्यचकित होके अपना सिर को हिलाया, ओके ठीक है. और मेरे को ऐसा लग रहा था, मेरे दिमाग में चल रहा था कि नहीं, अभी मैं 80s के आसपास होऊंगा मेरा रन. एंड हेयर आई वॉज ऑलरेडी पास द सेंचुरी. यहाँ पे तो बात ही अलग थी, मैंने तो सेंचुरी पार कर ली थी. इट वॉज अ बिनम्बिंग मोमेंट. बिनम्बिंग का मतलब होता है स्टनिंग, सुन करने वाला मोमेंट था ये तो जो था. Ever since my return from the West Indies, people were eager for me to score the 29th century, and so whether it was a plane, taxi, office, hotel, lobby or restaurant, strangers would walk up and offer their good wishes for me to score that 100. तो अब ये बोला जा रहा है कि यह स्तंभित करने वाला था. जब से मैंने वेस्ट इंडीज़ से लौटा था, लोग बड़े उत्सुक थे कि मैंने 29वां शतक बनाऊं, और इसलिए चाहे मैं वायुयान मतलब अपने एरोप्लेन में होता था, चाहे टैक्सी में हूँ, ऑफिस में हूँ, होटल में हूँ, लॉबी में, रेस्टोरेंट में, जहाँ पर कहीं भी हूँ, लोग मुझे आकर विश करते थे कि मैं 29वां शतक मारूँ, लगाऊँ. मच एज आई अप्रिशिएटेड देयर सेंटिमेंट, द क्राई वी वॉन्ट यू ऑन 29th वॉज बिकमिंग अ लिटिल स्टूडेंट टू द ईयर्स. स्ट्राइडेंट होता है यानी कि एक तरीके से हार्श, बार बार कानों को चुभने वाला. तो कह रहे थे कि इट वॉज देयर फॉर अ ग्रेट रिलीफ, है ना. अब एक तरीके से बहुत राहत की सांस थी मेरे लिए. और उससे पहले उन्होंने था कि जो लोग जो चाहते थे ना, जिनके सेंटिमेंट्स थे, बार बार चिल्ला रहे थे कि हमें 29वां शतक चाहिए, हमें चाहिए, तो वो एक तरीके से कानों को चुभता था. लेकिन अब जो है एक राहत भरी सांस थी मेरे लिए कि मैंने लोगों की जो चाह थी उसको पूरा किया, है ना. They had waited for it patiently, prayed for it, and probably had tensions in their lives while I was struggling for it. मतलब वो बोलना चाह रहे हैं कि वो जो लोग थे जिन्होंने मेरे लिए विश किया था, वो मेरे लिए इसका वेट कर रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, और उनको भी शायद टेंशन थी अपनी लाइफ में कि शायद मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ और रन मेरे बनेंगे या नहीं बनेंगे. तो देर इज़ सिंपली नो वे आई कैन एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू द इंडियन क्रिकेटर लवर्स फॉर द वे दे हैव सपोर्टेड. तो कहते हैं गावस्कर जी कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे लिए कि मैं कैसे उन लोगों को शुक्रिया अदा करूँ, इंडियन क्रिकेट्स लवर्स का, जिन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया, मुझे इंकरेज किया, एंड एट टाइम्स चीटेड मी ड्यूरिंग माई करियर. और साथ साथ उन्होंने मुझे डांटा भी टाइम पे मेरे करियर के दौरान. आई इमेजिन द ओनली थिंग आई कैन डू टू रिपे देयर लविंग कंसर्न इज़ टू ट्राई एंड स्कोर एज मेनी रन्स एज आई कैन बिफोर टेस्ट क्रिकेट्स इज़ फिनिश्ड विद मी. और मतलब मैं जितना उनके मनोभाव की सराहना करता, है ना, वो कम था. उन्होंने क्या कहा कि वो कहते हैं कि उनका जो ये गेम था, राइट, आई इमेजिन द ओनली थिंग आई कैन डू, मतलब मैंने ये विश्वास किया, मैंने ये सोचा, मैंने कल्पना किया कि मैं उनकी प्रेम भरी ये दिलचस्पी है जो है उसका बदला कैसे दे सकता हूँ कि जब तक मैं टेस्ट मैच खेलना बंद नहीं करता और तब तक अधिक से अधिक रन बनाने का प्रयास करते रहूँ. ठीक है, लास्ट पैराग्राफ आई होप. लिखा है कि द रेस्ट ऑफ द इनिंग इज़ मोर ऑफ ए ब्लर because I placed as if in a daze, and it was so no surprise when Larry Gomes knocked my off stump back as I played forward and missed the ball. यानी कि जो रेस्ट इनिंग थी ना उसकी भांति, क्योंकि मैं ऐसा खेला जिसे अचित रूप से खेला जाता है ना. डेज यानी कि एकदम से आप स्टूपिफाइड तरीके से, स्तब्धता मतलब वो तो रुक के. और जो लैरी गोम्स था, है ना, उसने एक तरीके से मेरा ऑफ स्टम्प बैक को हिट कर दिया जब मैं थोड़ा सा आगे हुआ. तो इस तरीके से मेरा विकेट का पतन हुआ. माई सेंचुरी हैड कम इन 94 बॉल्स. देखो सेंचुरी जो थी उनकी, शतक जो थी 94 बॉल में ही कर लिया था उन्होंने, भले ही वो टेस्ट मैच क्यों ना हो. आई वॉज इन्फॉर्म्ड एंड आई वॉज सरप्राइज बिकॉज आई डू नॉट थिंक आई हैव एवर प्लेड सो मैनी शॉट्स टू गेट अ सेंचुरी. जब मुझे पता चला कि मैंने 94 बॉल में अपना शतक कर लिया है तो मैं बहुत शॉक था, मैं बहुत सरप्राइज था, क्योंकि ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ था कि मैंने इतने सारे शॉट्स खेले ताकि एक सेंचुरी बना पाऊँ. मोस्ट ऑफ माई सेंचुरीज हैव अ लिबरल स्प्रिंकलिंग ऑफ वंस एंड टूज and take their time coming, and this was definitely the quickest in terms of time as well as deliveries phase. यानी कि मतलब मेरे जितने भी सेंचुरीज थे आज तक के ना, वो जो थे बहुत ऐसे थे कि 1-2 खेल के मैंने 1-2 रन ले के बनाए थे, बहुत लंबे होते थे.
है ना, लेकिन ये सच में सबसे क्विकेस्ट था, मतलब सबसे फास्टेस्ट 100 मैंने बनाया था अभी तक का। येट इट इज़ नॉट माई बेस्ट टेस्ट सेंचुरी, माई बेस्ट टेस्ट सेंचुरी वॉज द वन स्कोर्ड इन द फर्स्ट टेस्ट एट ओल्ड टेराफोर्ड इन 1974। मतलब ये बोल रहे हैं कि हाँ ये फिर भी मेरे लिए ये जो शतक था बेस्ट नहीं था, मेरा जो बेस्ट था वो ओल्ड टेराफोर्ड में 1974 में मैंने फर्स्ट टेस्ट खेला था उसका था। देयर द कंडीशन वर अगेंस्ट बैटिंग एंड आई हैड नॉट स्कोर्ड एट टेस्ट सेंचुरी फॉर 3.5 ईयर। और ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जहाँ मैं खेलने गया था यहाँ पे कंडीशन जो था बैटिंग के विरुद्ध था, बॉलिंग पिच थी, और मैंने 3.5 साल से लगभग कोई सेंचुरी नहीं स्कोर किया था। इनफैक्ट द लास्ट वन आई हैड स्कोर वाज ड्यूरिंग माय डेब्यू सीरीज़ इन द वेस्ट इंडीज़। मतलब लास्ट वाला इन्होंने 3 साल पहले जो लगाया था वो था जब वो डेब्यू किए थे सीरीज़ में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 1971 में। सो देयर वर डाउट्स इन माई माइंड दैन अबाउट माई एबिलिटी टू स्कोर रन। तो इसलिए उनके मन में शंका थी, जब इन्होंने ये शतक बनाया था फास्टेस्ट उसके पहले इनके मन में शंका थी कि यार मैं शायद रन बना पाऊँ या ना। तो दैट नॉक्स इन मैनचेस्टर वॉज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन माई कैरियर एंड गेव अ न्यू लीज टू माई क्रिकेटिंग लाइफ। और यही जो था मैनचेस्टर में वह उपलब्धि जो थी मेरे कार्यकाल का पूरा महत्वपूर्ण बिंदु था, जिसने मेरे क्रिकेट जीवन को एक नई अवधि प्रदान की। और इस तरीके से ये चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेरी है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछें, और ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।